हमारी जो चर्चा कल हो रही थी आपके साथ, प्रियम्बल में जो सेक्युलर शब्द मौजूद है, संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द मौजूद है, उस पर हमने विस्तार के साथ चर्चा की। हमने चर्चा आपके साथ की कि ये जो धर्मनिरपेक्ष जब ट्रांसलेशन किया गया 1980 के दशक के मध्य में भारत के संविधान का, तो सेकुलर शब्द के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया। और उसी के कंटेक्स्ट में हमने कहा कि दरअसल धर्म एक व्यापक अवधारणा है। धर्म जो है, मैंने गीता के कंटेक्स्ट में चर्चा की, 1995 के हिंदुत्व जजमेंट की चर्चा की, उसके कंटेक्स्ट में चर्चा की कि जिमि धार्यते इति धर्म, और इसी के कंटेक्स्ट में हमने चर्चा की। मैंने केवल हिंदुत्व के दायरे तक इस परिभाषा को सीमित नहीं रखा। मैंने यह कहा कि दरअसल धर्म एक व्यापक अवधारणा है जिसका संबंध जीवन पद्धति से जाकर जुड़ता है। फिर मैंने आपके साथ चर्चा की कि धर्म के दो पक्ष हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट धर्म का जो होता है उसका संबंध रिचुअल्स से जाकर जुड़ता है, कर्मकांड से जाकर जुड़ता है, आचरण से जाकर जुड़ता है, कंडक्ट से जाकर जुड़ता है। और धर्म का जो इंटरनल पार्ट है, धर्म की जो सोल है, अगर आप देखें, अगर आपका फोकस धर्म के एक्सटर्नल पार्ट पर होगा तो उस स्थिति में धर्म जो है डिविजिव रोल में सामने आएगा, विभाजनकारी भूमिका में सामने आएगा। सिंपल से उदाहरण के जरिए चले, हिंदू को जाना होगा, कर्मकांड और आचरण के परिप्रेक्ष्य में रखें, हिंदू अगर होगा तो भगवा कलर पहनेगा, हिंदू अगर होगा लंबी लंबी चोटियां रखेगा, हिंदू अगर होगा माथे पर तिलक होगा, मुसलमान अगर होगा लंबी लंबी दाढ़ी रखेगा। हमारे दाढ़ी को देख के कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। मुसलमान अगर होगा तो लंबी लंबी दाढ़ी रखेगा, माथे पर नवाजी टोपी होगी। बातें समझ रहे हैं? वो गेटअप और ड्रेसअप से हिंदुओं को जाना होगा तो मंदिर जाएंगे, मुसलमानों को जाना होगा मस्जिद जाएंगे, सिख अगर कोई है गुरुद्वारे की ओर जाएगा, कोई ईसाई है चर्च की तरफ जाएगा। रास्ते अलग अलग होते चले जाएंगे। नहीं, एक की नजरों में हिंदू धर्म महान होगा, सनातन धर्म महान होगा, दूसरे की नजरों में इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद की विरासत महान होगी, तीसरे की नजरों में जो है ईसा महान होंगे, चौथे की नजरों में मूसा महान होंगे, और एक दूसरे के महान साबित करने के चक्कर में आपस में सिर फुटौल हम कर लेंगे। और ऐसा मत सोचिए कि यह बात आज मैं आपके साथ कर रहा हूं। मैंने रेफरेंस दिया था जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, मैं यहीं पीछे में यहाँ से 500 से 600 मीटर बांस कोठी हुआ करती थी, वहीं पर मैं रहता था। और उस दौर का एक स्लोगन था कि जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं हुआ पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए बेकार हुआ जवानी, और अदरवाइज नहीं लेंगे। इसको मॉडिफाई थोड़ा सा किया था, जिस हिंदू का खून है खौला, खून नहीं हुआ पानी है, जन्मभूमि के काम जो आए बेकार हुआ जवानी। मंदिर बने या वहां मस्जिद बने, इससे हमारे और आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है, नहीं बदलने वाली है। कोई राम को नहीं मानता, कोई कृष्ण को नहीं मानता, तो राम और कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में जो सम्मान है वो सम्मान कहीं से कम नहीं होने जा रहा। और हम अगर अल्लाह को ना माने तो मुसलमानों का अल्लाह के प्रति जो सम्मान है, ईसाइयों का ईसा के प्रति, ईसा मसीह के प्रति जो सम्मान है वो कम नहीं होने जा रहा है। इसी के कंटेक्स्ट में हमने कहा था कि रिलीजन, सेक्ट और कल्ट जो है, सेक्ट और कल्ट, पंथ और संप्रदाय जो है रिलीजन से भिन्न है, रिलीजन से भिन्न है। रिलीजन की जब संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में व्याख्या होगी, लिमिटेड कंटेक्स्ट में उसका इंटरप्रिटेशन होगा, मीन माइंडेड इंटरप्रिटेशन होगा, तो वह क्या फॉर्म लेगा? वह कल्ट का फॉर्म ले सकता, वो सेक्ट का फॉर्म ले सकता। और इसलिए गौर करेंगे, सेक्ट के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है ना,
रिलीजन के बॉडी पार्ट को लेकर, रिलीजन का जो है एक्सटर्नल पार्ट जो होता है उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर के होता है। कोई तिलक जो है ऐसे लगाएगा, कोई तिलक यूं लगाएगा, है ना। अब मुझे तो पता भी नहीं ऐसे लगाने वाला कौन होगा और ऐसे लगाने वाला, लेकिन शायद वैष्णव ऐसे लगाते हैं और शाक्त ऐसे लगाते हैं, शायद, मैं बहुत श्योर नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं कह सकता, क्योंकि धर्म और दर्शन के प्रति बहुत मेरा रुझान नहीं है। बस जितने की जरूरत है उतनी समझने की कोशिश करता हूं, उसके मर्म तक पहुंचने की कोशिश करता। और बस एक चीज मैं जानता हूं, हम धर्म के लिए नहीं बने हैं, धर्म हमारे लिए है, तभी तो हम धारण करते हैं। धर्म के लिए हम नहीं बने हैं, धर्म हमारे लिए, और इसीलिए हम उसको धारण करते हैं। जिसको धारण ना किया जा सके वो अधार्य है, वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। जिसको धारण ना किया जा सके, जो मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त न कर सके, ह्यूमन वेलफेयर की ओर ओरिएंटेशन जिसका ना हो, जो इंडिविजुअल के वेलफेयर की ओरिएंटेशन ना रखता हो, वह धर्म नहीं होगा, वो जब भी होगा तो अधर्म ही होगा। ये मेरी सामान्य सी समझ करती है। और इसी कंटेक्स्ट में हमने फिर आपके साथ बात की थी कि ये जो सेकुलरिज्म की बात करते, तो सेकुलरिज्म के दो मतलब कंपोनेंट की बात होती है, जो एक्सेप्ट यूनिवर्सल मॉडल कह लें, यूनिवर्सली जो एक्सपेक्टेड है। क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है, इंफॉर्मेशन का फ्लो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। ये इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म है, सूचना साम्राज्यवाद है। क्योंकि इंफॉर्मेशन के फ्लो का संबंध जो है तकनीक के फ्लो से जाकर जुड़ता, टेक्नोलॉजी के फ्लो से जाकर जुड़ता। टेक्नोलॉजिकली किसी दौर में ईस्ट एडवांस था, वेस्ट पिछड़ा हुआ था, उस समय इंफॉर्मेशन का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट था। लेकिन आज के दौर में इंफॉर्मेशन का फ्लो वेस्ट टू ईस्ट है, क्योंकि वेस्ट जो है वह टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और ईस्ट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है। नहीं तो इसलिए वेस्ट का जो मॉडल होता है वो क्या हो जाता, वेस्ट का जो मॉडल होता है वो पैरामीटर बन जाता है, यूनिवर्सल मॉडल हो जाता। जो पेंट शर्ट सूट टाई में हो उसको हम क्या कहते हैं, बड़े सभ्य आदमी है, सुशिक्षित आदमी हो, लेकिन क्लीन सेव हो। नहीं, बहुत हम पर भी यहाँ पर लोग दबाव बनाते, अब थोड़ा सा बाजार के अनुरूप ढालिए। बोले अब तो 18 साल उम्र हो गई, अब कितना ढालिएगा, अब रहने दीजिए, आधी जिंदगी काट ली, एक्टिव लाइफ में आधी जिंदगी जो है और बची है वो भी काट लूंगा। नहीं तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि यही इंफॉर्मेशन का फ्लो है, यह इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म है, जिसके कारण जो है धोती कुर्ता वाला हमें गंवार लगता है, साड़ी वाली गंवार लगती है, और टॉप और स्कर्ट वाली हमें मॉडर्न लगती है, मॉडर्न लगती है, एडवांस लगती है। पेंट शर्ट सूट वाला टाई वाला हमें एडवांस लगता। तो ये जो, और ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, कभी भी बीपीएससी प्रश्न पूछ सकती, या पता नहीं अभी रिकॉल में नहीं कर पा रहा हूं, या बिहार ने, भारतीय राज्य, क्या भारतीय राज्य की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है, यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब जरा सोचें, बार बार एक बात मैं कहता, बार बार मैं एक बात कहता, इस प्रश्न को लिख दूं, यहीं से चर्चा लेकर के मैं बढ़ता हूं। डू यू थिंक दैट इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट in its nature? बस केवल एक बात कहूंगा, अभी से लेकर के लास्ट क्लास तक, ठीक है, और इस बात को आप ध्यान में रखेंगे,
जहां पर लग रहा होगा ना कि आपको सर टाइम पास कर रहे हैं, ये थोड़े से सावधान हो जाइएगा, थोड़े से सावधान जरूर हो जाइएगा। थोड़े से सावधान इसलिए हो जाइएगा क्योंकि चूंकि लिटरेचर से जुड़ा हूं और कोटेशन में बात करने की आदत है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, धर्मवीर भारती ने अंधा टूटा पहिया में लिखा है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, मुझे फेंको मत, कौन जाने इतिहास की सामूहिक गति के मंथर पर जाने पर सच्चाई टूटे हुए पहिए का सहारा ले। क्योंकि कभी कभी मैं नहीं कहूंगा, अक्सर की बात कर रहा हूं, जब सिविल सर्विसेज एग्जाम में प्रयोग होते हैं, चाहे वो प्रयोग यूपीएससी के द्वारा किए जाएं, चाहे वो प्रयोग बीपीएससी के द्वारा किए जाएं, जब प्रयोग होते हैं तो वही डिस्कशन जो टाइम पास हमें लगते, जो फिजूल की बातें लगती हैं, उन्हीं डिस्कशन की उपयोगिता वहां पर होती है। क्योंकि जो थोड़ी देर के लिए फिजूल की बातें लगती, उनका संबंध अंडरस्टैंडिंग से होता है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, अचानक से इंफॉर्मेशन के फ्लो की मैंने चर्चा करनी शुरू कर दी, टेक्नोलॉजी के फ्लो की चर्चा करनी शुरू कर दी, हमने इंफॉर्मेशन इंपीरियलिज्म की चर्चा करनी शुरू कर दी ना, और वापस अचानक कहां आ गया? नहीं, अब थोड़ा सा समझें, ये प्रश्न जब आपके सामने है तो आपके मन में क्या भाव उठ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा आपसे, किस तरह के भाव आपके मन में उठ रहे हैं, बतलाएंगे? और कुछ? मुझे लगता है सर कि इस प्रश्न में कहीं न कहीं वेस्ट की नजरों से देखा जा रहा है, सही अर्थ में इंडिया सेकुलर है। और कुछ? और कुछ? और इंडिया सेकुलर है तो अपने स्टाइल का सेकुलर। और कुछ बतलाइए, एक और प्रश्न लिख लें। और मेरे प्रश्न जो हैं सोचने के लिए होते, लगातार उन पर आपको सोचना पड़ता है। सोचेंगे तो थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, नहीं सोचेंगे तो फिर प्रतीक्षा करते रहेंगे कि सर जो है उत्तर बतला देंगे। अब कितने प्रश्न का उत्तर बतलाऊंगा? रोज 2, 4, 5 प्रश्न जो है सोचने के लिए दूंगा। Do you think that India as a secular state, India as a secular state is passing through transition, and its secular credential is in crisis. Respond reasonably. इस प्रश्न का लिखा था हिंदी में, क्या आपको लगता है कि भारतीय राज्य अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है? क्या आपको लगता है कि भारतीय राज्य अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं
तो क्यों नहीं। और ये ध्यान रखेंगे, अब आज तो जितनी चर्चा करनी थी मेरी नहीं खत्म हो पाएगी, कल जब चर्चा खत्म होगी तो कल एक सजेशन दूंगा कि अब आप जाकर के जो है, अब आप जाकर के हिस्ट्री में चले जाइए और 2 चीज़ों को जरूर पढ़िए। देखिए कैसे चीज़ें कनेक्ट होती हैं, कैसे एक इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप होता है, कैसे जो है डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन की ओर हम बढ़ने की जरूरत होती। नहीं बढ़ेंगे तो आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की स्थिति में नहीं होंगे। उस प्रश्न को हिंदी में लिख लें। क्या आपको लगता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत संक्रमण से गुजर रहा है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत संक्रमण से गुजर रहा है? और इसकी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता को लेकर इसकी विश्वसनीयता, और धर्मनिरपेक्षता को लेकर इसकी विश्वसनीयता खतरे में। देखिए एक बात अक्सर मैं कहता, जब प्रश्न आपके सामने होता तो आप वह मत लिखें जो आप जानते हैं। प्रश्न जब आपके सामने होता तो आप उन चीजों को ना लिखें जो जानते हैं, लिखें उन चीजों के बारे में जो पूछा जा रहा है। अगर यह प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि एक भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या राज्य के रूप में भारत की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है? इसका मतलब यह है कि कहीं न अगर यह प्रश्न उठ रहा, अगर यह प्रश्न उठ रहा है तो इसके रीजन क्या हैं? तो इसके रीजन क्या हैं? नहीं, और अगर, और फिर इफ वी डोंट एग्री, अगर हम इससे सहमत नहीं हैं, देन व्हाई? यही प्रश्न का स्ट्रक्चर हुआ। आपने क्या किया, अगर इस प्रश्न को 400 शब्दों में लिखना है तो आपने प्रश्न को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मोटा मोटी हो सकता है कहीं 150 लिखना हो, कहीं 250 लिखना हो, कहीं 200 लिखना हो, कहीं 200 लिखना हो, यही डिफरेंसेज होंगे ना। प्रश्न को छोटा करना सीखें। अगर ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जो है क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा तो इस प्रश्न के उठने के कारण हैं, और इसके कारण क्या है? तो इसका पहला कारण है, पहला कारण क्या है? डिफरेंसेस फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की भिन्नता। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के मॉडल से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की भिन्नता, चूंकि पश्चिम के नजरिए से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष
प्रकृति को देखा जा रहा, जहां तक वह खरा उतर रहा वहां तक उसको एक्सेप्ट किया जा रहा, जहां खरा नहीं उतर रहा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। बातें समझ रहे हैं? और कल ही हमने कहा था कि पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता का जो वेस्टर्न मॉडल है उसका कंपोनेंट क्या है। कल ही हमने कहा था नो स्टेट रिलीजन, और दूसरा अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। और दूसरी बात हमने क्या कही थी? दूसरी बात इसके कंटेक्स्ट में हमने कही थी कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, अर्थात राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। यही ने कहा था। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यहीं से इसी डिफरेंसेस की चर्चा करते हुए हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे। कंट्राडिक्शन ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे, अर्थात भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्विरोध की बात करेंगे। और भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अंतर्विरोध क्या है? यह नो स्टेट रिलीजन की बात को तो स्वीकारता है, लेकिन वह नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट की बात को नहीं स्वीकारता। भारत में धर्म और राजनीति का उस तरीके से, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का उस तरीके से सेपरेशन नहीं है, उनको सेपरेट नहीं किया गया। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जाकर के देखेंगे रिलीजियसिटी के लिए स्पेस है, धार्मिकता के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता में स्पेस है। राज्य भी कई बार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता, राज्य भी कई बार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। कई बार जो है धर्म भी कहीं न कहीं राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे या ना करे, लेकिन राज्य के नागरिकों के मामले में हस्तक्षेप करता है, तभी तो पर्सनल लॉ लागू होते हैं। हर धर्म की अपनी वैयक्तिक विधि प्रचलित है। बातें स्पष्ट हो रही हैं। और तीसरी चीज अगर आप जाकर के देखें तो तीसरी चीज बात केवल इतनी नहीं है, इसी को अगर देखें, ब्यूटी है एक्सप्रेशन में। अगर इसी को हम कहें तो हम ये कह सकते कि इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो है, वह इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म जो है स्टेट और रिलीजन के बीच जो है डिस्टेंसेज की बात करता है, सेपरेशन की बात नहीं करता। मेरे शब्दों पर गौर करेंगे, एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, शब्दों का खेल है, डिस्टेंसेज की बात करता है। टू सम एक्सटेंट रिलीजन और स्टेट एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। डिस्टेंस मेंटेन करने पर जोर दिया गया है, टू सम एक्सटेंट। लेकिन उस एक्सटेंट के बाद जरूरत पड़ने पर राज्य भी धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर सकता और धर्म भी जरूरत पड़ने पर नागरिकों के जीवन का, व्यक्तिगत मामलों का नियमन कर सकता है। अब बातें इतनी स्पष्ट हूं नहीं? तीसरा जो कंटेक्स्ट उभरता, ये दोनों के दोनों कंटेक्स्ट से इतर अब हट करके बात करें, क्योंकि हमारी मूल चर्चा अब इसी पर होगी। इसी पर मूल चर्चा आगे होगी कि आखिर ऐसा है क्यों, लेकिन उस पर आऊंगा थोड़ी देर में। तीसरा बिंदु अगर आप जाकर के देखें तो मैंने एक टर्म यूज किया था, आपको लगा होगा कि बस यूं ही सर करके चले गए। मैंने टर्म यूज किया था इंस्टीट्यूशनल बायसनेस, संस्थागत पूर्वाग्रह। मैंने इंस्टीट्यूशनल बायसनेस की बात की थी नहीं? और इंस्टीट्यूशनल बायसनेस की बात करते हुए हमने क्या कहा
कि कई बार सामान्य स्थिति में राज्य का व्यवहार जो है, सामान्य स्थिति में राज्य का व्यवहार जो है वो सेकुलर है। स्टेट के सेकुलर क्रेडेंशियल को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता सामान्य स्थिति में, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्य जो है वह कहीं न कहीं राज्य के सेकुलर क्रेडेंशियल पर क्वेश्चन मार्क लगे हैं, लगते रहे हैं, नहीं। और इसी इंस्टीट्यूशनल बायसनेस को रेफर करता हुआ मैं एक कानून में रेफर करूंगा। एससी ऑर्डर ऑफ 1950, एससी ऑर्डर ऑफ 1950, एससी में शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950, अनुसूचित जाति से संबंधित आदेश 1950 में जारी किया गया था और वह आदेश जारी किया गया था बौद्धों के संदर्भ में। बाद में सिखों को भी उसके दायरे में लागू लाया गया। अगर आप देखें वर्तमान में एक नाम मैं मिस कर रहा, 3 धर्म हैं जिनको एससी के दायरे में भी स्पेस 3 धर्मों के लिए क्रिएट किया गया है। उन 3 धर्मों को छोड़ दिया जाए तो अदर धर्मों में राज्य की नजरों में कोई दलित की कैटेगरी में नहीं आते। ये इंस्टीट्यूशनल बायसनेस की ओर इशारा करता हुआ आता। मेरी बातें स्पष्ट हो रही हैं। अब अगर देखें, एक बात अक्सर कहता, आप लगातार देखें जितनी क्लासेज में बात होती है, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग की बात हमेशा करता रहता हूं, नहीं। अगर इस प्रश्न का उत्तर आज हमें लिखना हो, अभी के पर्सपेक्टिव में लिखना हो, आज के माहौल में, तो कहीं न कहीं स्टेट का जो बिहेवियर है, स्टेट का बिहेवियर जो है वो डाउट क्रिएट कर रहा। स्टेट का बिहेवियर जो है वो डाउट क्रिएट कर रहा। मैं एक रेफरेंस देना चाहूंगा। रेफरेंस पॉइंट के रूप में मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा उस ऑर्डिनेंसेस को, जो ऑर्डिनेंसेज यूपी गवर्नमेंट के द्वारा नवंबर में जारी किए गए, नवंबर 2020 में जारी किए गए, जो कन्वर्जन, जो मतलब कहिए तो उस ऑर्डिनेंसेज का बैकग्राउंड है लव जिहाद। वैसे मुझसे पूछिए तो इन शब्द का मेल बड़ा प्यारा लगता है। यह शब्द जो है आपको भी प्यारा लगेगा। लव हमेशा से जिहाद रहा है। अगर नहीं लव जिहाद होता, नहीं तो ये गाना बनता कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। बोलिए, नहीं, पूरा का पूरा जमाना जो है प्यार करने वाले के दुश्मन के रूप में सामने आता है या नहीं आता? हाँ, तो लव तो अपने आप में जिहाद है, लेकिन यहां पर कंटेक्स्ट अलग है। अगर मुझसे पूछें, इस लॉ में थ्योरेटिकल भी समस्या है और इस लॉ में देखिए यही चीजें हैं जो आपके आंसर में वैल्यू एडिशन करते हैं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, सधे हुए शब्दों में और सधी हुई कलम के साथ, सधे हुए शब्दों में और सधी हुई कलम के साथ, ये जरूर मैं सजेस्ट करूंगा। इस लॉ में 2 प्रॉब्लम हैं और थोड़ा सा अब डिस्कस कर ही लेने दें मुझे। ये जो यूपी का ऑर्डर है, और ये अकेले यूपी का ऑर्डर नहीं है, हिमाचल प्रदेश ने भी ऐसे कानून लाए हैं, एमपी ने भी ऐसे कानून लाने की घोषणा की है, उत्तराखंड में भी ऐसे कानून जो स्पेशली, और इनमें अभी वर्तमान में 3 राज्यों में लव जिहाद के मद्देनजर कानून बनाए गए हैं, जिनमें सबसे स्ट्रिक्ट कानून यूपी का है, मोस्ट स्ट्रिक्ट कानून लॉ। ठीक है। अब अगर यहां पर जाकर के देखें
तो अब थोड़ा सा समझें और हाथ केवल चलाते रहिएगा, क्योंकि हर चीज लिखवाई नहीं जा सकती। इस चीज को समझें, कन्वर्जन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। कन्वर्जन का मतलब समझते हैं ना, धर्मांतरण नहीं, धर्मांतरण को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात आप करें या संवैधानिक स्थिति की बात करें, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कन्वर्जन को लेकर के, बड़ी बारीकी से। और इसका संबंध किससे जाकर जुड़ता, कोई बतलाएं जल्दी से। पीटी से तो हाँ, आर्टिकल, किस आर्टिकल, अनुमान ना लगाएं, अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 धर्म, अंतःकरण और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। धर्म, अंतःकरण और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कहां है आर्टिकल 25 में, नहीं। तो आर्टिकल 25 जो है कन्वर्जन का अधिकार देता है हमें। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये तो संविधान देता है, नहीं। कई बार जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या करता है, उसको जो लैक ऑफ क्लैरिटी की स्थिति है, जो अस्पष्टता की स्थिति है, उसको क्लैरिफाई करती है, नहीं। तो अगर इसके स्टेटस को देखें तो हमें अपने धर्म को बदलने की छूट है। अर्थात अगर कोई वॉलंटरी अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करना चाहता तो उसे छूट है, दुनिया का कोई कानून उसे नहीं रोक सकता ऐसा करने से। बातें समझ रहे या कोई डाउट है? दूसरी बात, लेकिन किसी का धर्म परिवर्तन करवाने की हमें छूट नहीं है। चाहे वो धर्म परिवर्तन हम प्रेशर के जरिए करवाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो धर्म परिवर्तन हम किसी प्रॉफिट के मद्देनजर लोभ दे करके करवा रहे हो या किसी और कारण से करवा रहे, अर्थात राइट टू कन्वर्ट का अधिकार हमारे पास है, तो बट राइट टू कन्वर्ट अदर्स इसका अधिकार नहीं है। अब बातें समझ में आई नहीं? ये धर्म का प्रचार, लेकिन तो थोड़ी प्रचार करना एक चीज है। प्रचार करने का क्या मतलब है? प्रचार करने से लुभानी तो नहीं। क्या नहीं, अंतर है। मैं अपना प्रचार करता हूं या नहीं करता? करता हूं ना, लेकिन मैं आपको बाध्य करता हूं कि आप मेरे संस्थान में आवें, ये बाध्य करता हूं, नहीं करता ना, नहीं। तो हमें यह बतलाने का अधिकार है, हमें यह बतलाने, अगर हम हिंदू हैं और हम हिंदू धर्म के सिद्धांतों, आदर्शों, मूल्यों को जो है प्रचारित प्रसारित करना चाहते, तो हमें इस बात की छूट है, हमें इस बात की छूट है। लेकिन हमें इस बात की छूट नहीं है कि हम जो है किसी दूसरे को बोले तुमको नौकरी दिलवा देंगे, तुम कन्वर्ट हो जाओ। हमें इसकी छूट नहीं है, हमें इसकी छूट नहीं है। अभी पटना में एडमिशन की मारामारी का दौर चल रहा है, ठीक है। तो कई क्रिश्चियन मिशनरी के अच्छे स्कूल यहां पर हैं, तो कुछ हमारे संपर्क के लोग भी सक्रिय हैं बच्चे के एडमिशन के लिए, ठीक है। तो कई तरह के सजेशन आते रहते, तो एक सजेशन आया कि फादर से मिलना जुलना शुरू करो, चर्च जाना आना शुरू करो। और हमारे एक मित्र हैं, वो इसके लिए भी तैयार हैं। मेरे कंसर्न को समझिएगा, नहीं तो किसी को नौकरी देने की बात, किसी को कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी इसकी बात, किसी को, ये क्या है? एक प्रकार का अनड्यू प्रेशर क्रिएट करना है सामने वाले पर।
वो प्रेशर साइकोलॉजिकल भी हो सकता, वो प्रेशर इमोशनल भी हो सकता, वो प्रेशर मटेरियलिस्टिक भी हो सकता, मटेरियलिस्टिक बेनिफिट के जरिए भी क्रिएट किया जाता। इतनी बातें स्पष्ट। अब थोड़ा सा सोचें, क्योंकि ये वो बिंदु है, मैं करेंट और ट्रेडिशनल को अलगा नहीं पाता। अब थोड़ा सा सोचें, इस लॉ में खामी क्या है? टेक्निकली अगर पूछे तो मुझे दो खामी नजर आती। पहली खामी इस लॉ की है कि अगर मैं कन्वर्ट मैं होना चाहता तो उसके लिए मुझे 60 दिन पहले इन्फॉर्म करना होगा। जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिला में होगी, जिस अधिकारी को इस कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, उस अधिकारी को हमें 60 दिन पहले सूचना देनी होगी। हम स्वेच्छा से भी कन्वर्ट करना चाहते, और हमें जो प्रीस्ट, जो मौलवी कन्वर्ट करवाएगा, चाहे इस्लाम में हम कन्वर्ट करें या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें या किसी मुसलमान को हिंदू में कन्वर्ट करवाया जाए, समझिए, यद्यपि ये काम मुश्किल है किसी ईसाई या मुसलमान को हिंदू में कन्वर्ट करवाना, क्योंकि माला ताला तो पहना देंगे आप, लेकिन सवाल होगा उसको ब्राह्मण मानेंगे, उसको क्षत्रिय मानेंगे, उसको वैश्य मानेंगे, उसको शूद्र मानेंगे, उसको यादव मानेंगे, उसको कोयरी मानेंगे, उसको कुर्मी मानेंगे, डोम मानेंगे, चमार मानेंगे, दुसाध मानेंगे, क्या मानेंगे? मतलब बड़ी रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, 10 मिनट का समय दे, वेट 10 मिनट का समय दे दें, 10 मिनट का समय दे दें। तो इस बात को समझें, ठीक है? वो जो प्रीस्ट होगा या वो जो मौलवी होगा या वो जो पंडित होगा, पंडित को छोड़ दें, उन्हें जो हमें कन्वर्ट करवाएगा उसको 30 दिन पहले सूचना देनी होगी, ठीक है? अब आप देखें, हमारा राइट टू कन्वर्ट जो है उसमें इंक्रोचमेंट यहां पर हुआ या नहीं हुआ? हम क्यों सूचना दें? यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आज का जो कम्युनलाइज्ड एनवायरनमेंट, आज का जो धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव से भरा माहौल है, इस माहौल में 60 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमारी क्या हालत होगी आप अंदाजा लगा लें। क्या गलत तो नहीं कह रहा? बातें कंसर्न समझ रहे हैं या नहीं? नहीं, ये पहली टेक्निकल समस्या है, ये पहली टेक्निकल समस्या है। दूसरी टेक्निकल समस्या यहां पर है, वह दूसरी टेक्निकल समस्या यहां पर यह है कि इसमें घर वापसी को कन्वर्जन नहीं माना गया है। जरा गौर करेंगे इस बात पर। इसमें घर वापसी का मतलब समझते हैं? राइट टू होम। इसका मतलब यह कि अगर हमने या हमारे बाप दादे, लकड़दादे, चरदादे, फरदादे ने इस्लाम का भी स्वीकार कर लिया या ईसाइयत का भी स्वीकार कर लिया और हम वापस हिंदू धर्म में आना चाहते, तो इसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। अब बातें समझ में आई नहीं? तो ये जो घर वापसी को कन्वर्जन के डेफिनेशन के दायरे में नहीं रखा जाना जो है, यह स्टेट के इंस्टीट्यूशनल बायसनेस को रिफ्लेक्ट करता हुआ आता है। क्लियर? तो ये तो दो टेक्निकल पॉइंट की बात की। अब टेक्निकल से हट करके देखें तो कुछ व्यावहारिक समस्या है। एक कहावत जरूर आपने सुनी होगी, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आज यूपी में देखे, जब से ये लॉ आया तब से अब तक देखे कितने केसेज आ गए हैं, समझे?
जिसकी मन हुई उसने शिकायत किया, दोनों जोड़ों को उठा लिया गया, जाकर के जेल में लड़के को बंद कर दिया गया। कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये व्यावहारिक समस्याएं हैं, ये इंप्लीमेंटेशन के स्तर की समस्याएं हैं। क्योंकि एक प्रेशर, देखिए इस बात को समझें, सरकारी कोई भी रही, अगर सोशल इन्वायरमेंट इस तरह का होगा, समाज का माहौल इस तरह का होगा, तो प्रशासन और पुलिस पर भी दबाव निर्मित होगा। जब फ्रिंज एलिमेंट समाज में सक्रिय होंगे और मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में उनकी सक्रियता होगी, तो यह समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। तो क्या आपको नहीं लगता ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं, ये कहीं न कहीं इंडिया के सेकुलर नेचर और सेकुलर क्रेडेंशियल पर क्वेश्चन मार्क लगाती हैं? क्या इससे इनकार किया जा सकता? नहीं। लेकिन क्या इसके आधार पर हम माने कि भारत एक सेकुलर स्टेट नहीं है? नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे यस, सम लिमिटेशंस एग्जिस्ट। अर्थात यह सच है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कुछ सीमाएं हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उन सीमाओं को थ्योरेटिकली भी देखा जा सकता, सैद्धांतिक संदर्भ में भी देखा जा सकता, और उन सीमाओं को व्यावहारिक संदर्भों में प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता। नहीं, थ्योरेटिकली भी उन लिमिटेशंस को देखा जा सकता और उन लिमिटेशंस को प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता। जब थ्योरेटिकली लिमिटेशंस को देखे जाने की बात करते, तो यहां पर कंटेक्स्ट क्या होता? इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न मॉडल। नहीं, और इसलिए मैंने कहा, ये पूछे हुए प्रश्न को उठाया। नहीं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कोई भी जो अवधारणा होती है, कोई भी फेनोमेनन होता है, कोई भी कंसेप्ट जो होता है, टाइम एंड स्पेस के सापेक्ष होता है। और अगर टाइम एंड स्पेस के अनुरूप वह रेस्पॉन्सिव होगा, इस बात को गौर कीजिएगा, तो उसका कोई यूनिवर्सल मॉडल नहीं होगा। यही ना कल हमने चर्चा की थी कि सेकुलरिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट इमर्ज करता है इटालियन सिटी स्टेट में, जो साइज में छोटे हैं, जहां पर मेनली एक धर्म, एक भाषा और एक जाति के लोग रहते, एक निर्जातीयता के लोग रहते। यह अवधारणा उन बड़े देशों पर लागू नहीं होती, जो उन देशों पर लागू नहीं होगी जो ज्योग्राफिकली जिनका साइज बड़ा हो, जहां जो मल्टी रिलीजियस हो, जो मल्टी कल्चरल हो। अब बातें समझ में आ रही? नहीं, तो अगर हम देखें, हम वेस्टर्न मॉडल को इंडियन मॉडल पर क्यों लागू करें? यह तो पूरी तरह से गलत होगा। जैसे आपको एक दो अपने पड़ोसी देशों का उदाहरण दूंगा। भारत भी सेकुलर स्टेट है, बांग्लादेश भी सेकुलर स्टेट है। भारत भी सेकुलर स्टेट है, बांग्लादेश भी सेकुलर स्टेट है, और नेपाल क्या है? सेकुलर स्टेट है। लेकिन तीनों के सेकुलरिज्म का मॉडल अलग अलग है। तीनों के सेकुलरिज्म का मॉडल अलग अलग है। अब देखें कैसे टाइम एंड स्पेस तीनों के सेकुलरिज्म के मॉडल को निर्धारित कर रहा। हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी के मद्देनजर उसमें रिलीजियसिटी के लिए स्पेस क्रिएट किया गया।
किया गया ना। हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, सेकुलरिज्म के उस मॉडल में, चूंकि वो मॉडल इमर्ज करता है किसके बैकग्राउंड में, पार्टीशन, और पार्टीशन की जो ट्रेजेडी है उसी के बैकग्राउंड में ना हमारा मॉडल उभरता है। नहीं तो इसके कारण माइनॉरिटी में जो फियर साइक था, हमारा सेकुलरिज्म का मॉडल जो है माइनॉरिटी के फियर साइक के प्रति क्या है, रेस्पॉन्सिव है। उसमें स्पेशली माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है। अब बातें समझ में आ रही हैं। अल्पसंख्यक के अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 नहीं। और जिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी संस्कृतियों के संरक्षण की बात की गई है, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेंस की बात की गई है, उसमें लिंग्विस्टिक भी है और रिलीजियस माइनॉरिटी भी। तो अलग हुआ ना या नहीं हुआ। और यह भी ध्यान रखेंगे, हमारा जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वह स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो थे, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 29, 23 के जरिए माइनॉरिटी के राइट्स, माइनॉरिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और संविधान ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में यह इंटरप्रिटेशन दिया कि आर्टिकल 29, आर्टिकल 23 जिस माइनॉरिटी राइट्स की बात करते, वे माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी को भी प्राप्त हैं। अब बातें स्पष्ट हुई नहीं। तो ये स्थिर रहा या डायनामिक रहा हमारा सेकुलर मॉडल, टाइम एंड स्पेस के कंटेक्स्ट में नहीं। तो ये जो माइनॉरिटी राइट्स को मेजॉरिटी तक एक्सटेंड किया गया, कहीं ना कहीं उसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण ना, जिस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने कहीं ना कहीं मेजॉरिटी में डाउट को जन्म दिया, डाउट क्रिएट किया। अब बातें समझ रहे, यहां तक बातें समझ रहे। अब अगर यहां से आप आगे बढ़ें, यहां से आगे बढ़ने पर आप क्या पाएंगे, तो अब यहां से आगे बढ़े तो आप देखें बांग्लादेश का मॉडल तो, सेकुलरिज्म का मॉडल तो और विलक्षण है। क्योंकि बांग्लादेश जो है वहां पर नो स्टेट रिलीजन की बात भी नहीं है, वहां पर इस्लाम को स्टेट रिलीजन घोषित किया गया नहीं। वहां पर नॉन इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन रिलीजियस मैटर की भी बात नहीं है, धार्मिक मामलों में राज्य के और हस्तक्षेप की बात ही नहीं है। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म के जो दोनों कंसेप्ट हैं, दोनों कंपोनेंट है, दोनों में से कोई कंपोनेंट बांग्लादेश स्वीकार नहीं करता। उसके बावजूद बांग्लादेश का संविधान बांग्लादेश को सेकुलर स्टेट घोषित करता है। क्यों? तो वहां की चुनौती अलग थी, वहां की चुनौती अलग थी। बांग्लादेश का जो नया संविधान 2008 में एडॉप्ट किया गया शेख हसीना के द्वारा, तो बेसिकली शेख हसीना जो है बांग्लादेश के सेकुलर लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेज को रिप्रेजेंट करती हैं। और उनकी जो ओपोनेंट थी, उनकी जो प्रतिद्वंदी थी बेगम खालिदा जिया, वे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज जो है बांग्लादेशी समाज का, वो उसको रिप्रेजेंट करती थी। तो शेख हसीना को खालिदा जिया की जड़ें खोदनी थी, उनकी जमीन कमजोर करनी थी, उनके वोट बैंक को क्या करना था, तोड़ना था। तो उसके लिए क्या किया, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेटिक फोर्सेस तो शेख हसीना के साथ होती हैं, इस्लाम को बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन घोषित करके जो है, जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज जो वहां पर था, जो कहीं न कहीं शेख हसीना के कारण आशंकित था, शेख हसीना ने उनको भरोसे में लेने की कोशिश की। तो वहां की परिस्थितियों के हिसाब से वहां का सेकुलरिज्म का मॉडल डेवलप हुआ। अब बातें समझ में आ रही। नेपाल की समस्या अलग थी, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था,
जब नेपाल का नया संविधान बनने लगा तो निर्णय जो है, झुकाव जो है, सेकुलर नेशन की ओर बढ़ा। तब तक हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हो चुका था, दक्षिणपंथी विचारधारा मुख्य धारा के केंद्र में आ चुकी थी। नहीं, कहीं ना कहीं इससे नेपाल में जो राइट विंग हिंदुत्व फोर्सेस थे, दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी ताकतें थी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उन्होंने जोर लगाया। तो अब नेपाल के समाज की समस्या थी कि दोनों को लेकर के चलना है, तो एक रास्ता निकाला, सेकुलर नेशन के रूप में नेपाल सेकुलर नेशन डिक्लेयर किया गया। और दूसरी ओर यह कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जरिए कि सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए, उसमें अभिवृद्धि के लिए, मतलब यह प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेंस और इनरिचमेंट, इनके लिए स्टेट काम करेगा। सेकुलरिज्म का वहां पर एक अलग मॉडल। अब बातें स्पष्ट हुई। तो इसलिए टेक्निकल लिमिटेशन की जो बात की जाती है और उस लिमिटेशन के आधार पर सेकुलर स्टेट के रूप में भारत को खारिज किया जाता, हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं, अब दूसरा डायमेंशन है प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में। प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में हमेशा इस बात को ध्यान रखें, प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में हमारे सेकुलर मॉडल की कुछ सीमाएं हैं और प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट में जो सेकुलर मॉडल की हमारी सीमाएं हैं, कहीं ना कहीं उसकी एक हिस्टोरिकल लिगेसी रही है, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है एक, और उसका सोशल रियलिटी से संबंध है, समाज की वास्तविकता से उसका संबंध है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है हिंदुओं और मुसलमानों के टकराव की। नहीं, उस टकराव को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, उस टकराव को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया। नहीं, और सोशल रियलिटी क्या है? कोई भी मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी होगी, वहां कन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, वो नेचुरल है। नहीं, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप जहां भी होंगे कन्फ्लिक्ट होंगे या नहीं? अपने आप से झगड़ा होता है, होता है, ऐसे नहीं बोल रहे। अगर आप जिंदा है तो झगड़ा होगा, नहीं होगा ये बात नहीं, होता है ना। द्वंद्व क्या है? हमारे मन में भी तो परस्पर विरोधी भाव गुजरते, वही तो झगड़ा है अपने आप से। नहीं, लेकिन कम होता है। नहीं, लेकिन जैसे अभी आप लोगों का झगड़ा नहीं होता होगा, जैसे शादी होगी झगड़ा शुरू होगा या नहीं? 1 से 2 जैसे होंगे, नहीं, 2 से 3, 3 से 4 होंगे, तो पता चला माँ और बच्चे की एक टीम बन गई, आप अकेले जो है। माँ को लगेगा इनको तो बाल बच्चे की परवाह ही नहीं है, अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्तों के बारे में सोचते रहते हैं, हम लोगों से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस चीज को समझे। और अगर वो ज्वाइंट फैमिली है तो वो झगड़ा क्या होता, कन्फ्लिक्ट क्या होता? तो नेशन क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है? एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखिए, एक फैमिली है। अगर इस फैमिली में सेंस ऑफ टुगेदरनेस है तो परिवार क्या होगा? मजबूत होगा, विकास करेगा। और अगर सेंस ऑफ टुगेदरनेस कमजोर होगा, साथ रहने के भाव कमजोर पड़ेंगे, तो राज्य, देश और राष्ट्र कमजोर पड़ेगा। ऐसा होगा या नहीं? तो अगर इसको देखा जाए तो हम इस चीज को लेंगे कि व्यवहार के स्तर पर लिमिटेशन है, लेकिन हम इस चीज को कैसे डिनाई कर सकते कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर इन इट्स नेचर। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, कॉन्स्टिट्यूशनल
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत, और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है। तो अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य के अस्तित्व को नकारते हैं, इसका मतलब है भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को आप नकार रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, जो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। भारत में जो सरकार, भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो दल भारत को आज राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर रहा है, उसकी संविधान में आस्था है या नहीं है? कोई दल हो, है? बिना संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और आस्था को घोषित किए चुनाव ही नहीं लड़ सकता कैंडिडेट। किसी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन के पास। तो इन प्रैक्टिस जो कंप्रोमाइजेज हों, इन प्रैक्टिस जो डाइल्यूशन हों, लेकिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता को घोषित किए बिना न व्यक्ति कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ सकता है, न चुनाव जीत सकता है, न संसद में मंत्री बन सकता है, न राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकता। इसका मतलब है अगर आप इसको नकारते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को क्वेश्चन कर रहे हैं। इसलिए हमारा कंक्लूजन क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ द सम डेविएशंस एंड डिपार्चर्स, कुछ विचलन के बावजूद, कुछ भटकाव के बावजूद, भारतीय राज्य अपनी प्रकृति में क्या है? भारतीय राज्य अपनी प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष। यहां तक बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? अगर है तो पूछ ले। अब तो मुझे लगता है इस प्रश्न को लिखने में दिक्कत नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होगा? इस प्रश्न को लिख करके लाना है, ठीक है? तो कल मैं ब्रीफ करूंगा कि आखिर ये कंट्राडिक्शन क्यों है, और फिर मैं आऊंगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ऊपर। ओके, थैंक्स अ लॉट।